अकबर, औरंगजेब और मुगल्स, इतिहास के नाम पर आजकल हम पूरे दिन सिर्फ इनकी ही बातें करते रहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट के इतिहास को। यहीं पर है एक ऐसा राज्य जहाँ का इतिहास महाभारत तक जाता है, जहाँ माणिक्य राजाओं ने अपने पैलेसेस खड़े किए और जहाँ आज भी लोग सीमा के उस पार की हलचल से प्रभावित होते हैं। ये है त्रिपुरा की कहानी, वहाँ की ग्लोरियस हिस्ट्री और आज का स्ट्रगल। त्रिपुरा का इतिहास लोक कथाओं, मोनार्की, इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म और मॉडर्न पॉलिटिक्स से भरपूर है। तो त्रिपुरा नाम के पीछे कई कथाएं। एक कथा यह है कि एक राजा थे इसी नाम के, जिनके नाम पे त्रिपुरा का नाम त्रिपुरा पड़ा। एक दूसरी मान्यता है कि त्रिपुरा शब्द शायद कोक बोरोक भाषा के तुई यानी पानी और प्रा यानी नजदीक से बना हो, यानी पानी के पास बसा हुआ देश। महाभारत, पुराण और अशोक के शिलालेखों में त्रिपुरा या त्रिपुरी से जुड़े नाम मिलते हैं, जो बताते हैं कि ये क्षेत्र प्राचीन भारत के कल्चरल और पॉलिटिकल लैंडस्केप में शामिल था। एक कहानी के अनुसार ये नाम त्रिपुरासुर नामक राक्षस से जुड़ा है, जिसे भगवान शिव ने त्रिपुरारी बनकर परास्त किया था। एक दूसरी मान्यता है कि त्रिपुरा नाम यहाँ की एक प्राचीन जनजाति त्रिपड़ से निकला। स्थानीय कथाओं में ये नाम देवी त्रिपुर सुंदरी से भी जुड़ा है, जिनका शक्तिपीठ आज भी यहाँ शतरा का केंद्र है। त्रिपुरा के राजाओं का क्रॉनिकल है राजमाला, जिसमें कहा गया है कि त्रिपुरा राजवंश चंद्रवंश से जुड़ा है। राजमाला में 179 से ज्यादा राजाओं का विवरण है, जिनमें माइथोलॉजी और इतिहास का मिश्रण मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं त्रिपुरा की एंशिएंट हिस्ट्री। तो जिस काल को हम प्राचीन या एंशिएंट मान सकते हैं वो शुरू होता है 7th सेंचुरी से, और उसमें त्रिपुरी राजाओं की कैपिटल थी नॉर्थ त्रिपुरा का कैला शहर। यहाँ के राजा फ या फ की उपाधि यूज करते थे, जिसका मतलब है पिता या प्रमुख। हालांकि क्षेत्र के जो आदिवासी समुदाय हैं उनका अस्तित्व यहाँ बहुत पहले से था। जंगलों में, जंगलों के किनारे, नदियों में, घाटियों में इनका अस्तित्व यहाँ बहुत पहले से है। आर्कियोलॉजी की मदद से यहाँ स्टोन एज से लेकर आयरन एज तक के हथियार और बस्तियाँ मिली हैं। यहाँ अलग अलग जनजातियाँ बहुत पहले से यहाँ की पहाड़ियों और घाटियों में बसी हुई हैं। इन जनजातियों की भाषा, गीत, नृत्य और परंपराएं आज भी जीवित है। लिखित इतिहास की माने तो त्रिपुरा का इतिहास लगभग 2500 साल पुराना है। गुप्तकालीन शिलालेखों में इसे तुइपुरा या तिपरा कहा गया है। अशोक के 3rd सेंचुरी BC के शिलालेख में त्रिपुरा का उल्लेख आता है। त्रिपुरा के आर्कियोलॉजिकल साइट्स जैसे ऊनाकोटी, देवतामुरा, पिलाक आज भी इसकी कला या मूर्ति कला में एक्सीलेंस की गवाही देती हैं। 14वीं सदी में महामाणिक्य ने माणिक्य वंश की शुरुआत की, जो यहाँ के इतिहास में खास रोल प्ले करता है। तब ये त्रिपुरा किंगडम कहलाता था। ये एक हिंदू डायनेस्टी थी और इसने त्रिपुरा को एक सशक्त राज्य के रूप में खड़ा किया। और हालांकि ये हिंदू थी, लेकिन जो बौद्ध और यहाँ की जो जनजातियाँ थी, जो आदिवासी थे, उनके कल्चर को भी और उनको भी इस डायनेस्टी ने, माणिक्य डायनेस्टी ने अपने साथ शामिल किया। इस समय त्रिपुरा ने अपना सैन्य, राजनीतिक और सांस्कृतिक विस्तार शुरू किया। गोमती नदी के किनारे उदयपुर, जो पहले रंगमती था, वो राजधानी बनी और 16वीं सदी में धन्य माणिक्य जैसे शासकों ने राज्य को मजबूत किया और ईस्टर्न बंगाल तक फैलाया। धन्य माणिक्य ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, सीमाओं को बढ़ाया और बंगाल और जो बाकी के पड़ोसी राज्य थे उनके साथ उनकी लड़ाइयाँ भी हुई। इन्होंने कल्चरल एक्टिविटीज़ और एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स में कई सारे अच्छे सुधार भी किए। इस दौर में धन्य माणिक्य ने त्रिपुर सुंदरी मंदिर जैसे भव्य धार्मिक स्थल भी बनवाए और माणिक्य शासक मुगलों से भी टकराए, कभी संधि की तो कभी युद्ध लड़े। इस वंश ने 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं सदी तक राज्य किया। असल में इस समय में 15वीं-16वीं सदी में इस राज्य की, इस डायनेस्टी की जो शक्ति थी वो अपने शिखर पर थी। माणिक्य वंश के शासकों को मुगल और बंगाल सल्तनत के शासकों का सामना करना पड़ा। साथ ही कभी कभी अहोम्स से भी उनका एक फ्रिक्शन रहा। मुगल काल में त्रिपुरा जो था वो कुछ स्तर पर स्वाधीनता स्वीकार करता था, कुछ स्तर पर ट्रिब्यूट भी देता था और कहीं कहीं मुगलों से लड़ाई भी करता था। इसके बाद 1760 में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला बनी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन शाही शासकों की जो ताकत थी वो त्रिपुरा की ज्योग्राफी और यहाँ की जो जनजातीय समूह थे उनके सपोर्ट पर निर्भर करती थी। बड़ी बात यह है कि ये राज्य कभी भी पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ और इसने हमेशा अपनी पहचान बनाई रखी। 19वीं सदी में जैसे जैसे ब्रिटेन की शक्ति भारत में बढ़ती गई, त्रिपुरा की स्थिति भी बदलने लगी।
अब अंग्रेज़ों ने ताकत बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे राजनीतिक दबाव बनाए और कई मामलों में इंटरफेयर करने लगे। 1871 में ब्रिटिश सरकार ने त्रिपुरा महाराजा के प्रशासन में एक पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया, जो ब्रिटिशर्स के फायदों को देखता हुआ महाराजा की जो भी एक्टिविटीज़ थी उन पर नज़र रखता था। इसी तरह के पॉलिटिकल एजेंट जो बाकी किंगडम्स थे उस वक्त भारत के, उनमें भी अंग्रेज़ों ने रखे हुए थे ताकि वो वहाँ के जो भी राजा हैं, जो भी रूलर हैं, उनकी सारी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें। इस दौर में कई भव्य शाही महल बने, जैसे उज्जैनता पैलेस, जिसे महाराजा राधा किशोर माणिक्य ने 1901 में बनवाया। 1930 में नीर महल पैलेस बना, जो एक जल महल है। इस दौर में त्रिपुरा एक तरफ शाही वैभव और दूसरी तरफ ब्रिटिश दबाव के बीच रहा। इस दौर में भी त्रिपुरा ने सांस्कृतिक विकास किया। मंदिरों, मूर्तियों, मूर्तिकलाओं में भाषा और लोक परंपराएं फलती फूलती रहीं। इसी दौर में त्रिपुरा में बंगाली साहित्य और बंगाली कला का प्रभाव दिखने लगा। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन त्रिपुरा एक प्रिंसली स्टेट था। महाराजा वीर विक्रम किशोर देववर्मा बहादुर राज्य के राजा थे। इन्होंने ही 1930 में नीर महल पैलेस बनवाया और 1947 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के वक्त जो इनके बेटे थे कीर्ति विक्रम किशोर देववर्मन, वो काफ़ी कम उम्र के थे, इसीलिए रीजेंसी का अरेंजमेंट हुआ। उनकी माँ रानी कंचन प्रभ देवी रीजेंट बनी। इस समय त्रिपुरा में अंदरूनी चैलेंजेस भी थे और बाहरी प्रेशर भी, खासकर ईस्ट पाकिस्तान से, जो आज बांग्लादेश है। 1947 का पार्टीशन त्रिपुरा के लिए एक निर्णायक मोड़ था। भारत के बंटवारे के बाद जब ईस्ट बंगाल ईस्ट पाकिस्तान बना तो त्रिपुरा सीधे बॉर्डर से सट गया। 1947 में त्रिपुरा मर्जर अग्रीमेंट हुआ। इस समझौते से त्रिपुरा भारत में शामिल हो गया और इसी के साथ त्रिपुरा में राजशाही यानी मोनार्की का भी एंड हो गया। 1949 के बाद त्रिपुरा को कैटेगरी सी स्टेट का स्टेटस मिला। 1956 में त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बना और 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अब जब पार्टीशन हुआ तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट हुआ रेफ्यूजीज़ के आने से। त्रिपुरा में भारी तादाद में ईस्ट पाकिस्तान से लोग आने लगे। अब इतने छोटे से स्टेट पर अचानक से बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लगा। लैंड, फूड, जॉब, कल्चर, हर चीज़ पर दबाव पड़ा और एक अजीब सा इम्बैलेंस बन गया। संतुलन जो था वो बिगड़ने लगा। यहाँ जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी उनके और जो बंगालीज आए थे उनके बीच में एक सोशल पॉलिटिकल स्ट्रगल देखा गया। लैंड राइट्स, लैंग्वेज, कल्चर प्रोटेक्शन या फिर नेचुरल रिसोर्सेज, हर किसी एस्पेक्ट को लेकर इनके बीच में जो एक फ्रिक्शन या स्ट्रगल रहा वो त्रिपुरा का एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा रहा। इसके अलावा इस स्टेट का एक खास फीचर है, यहाँ ट्राइबल्स के लिए इस्टेब्लिश्ड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी एडीसी, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के अंडर काम करती है। त्रिपुरा की ये एडीसी त्रिपुरा की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 1/3 कवर करती है। 1971 में जब बांग्लादेश के लिबरेशन का स्ट्रगल शुरू हुआ तब त्रिपुरा ने इंसानियत की एक मिसाल पेश की। जब बांग्लादेश बना और वहाँ से रेफ्यूजी आए तो लाखों की तादाद में वो त्रिपुरा में आए, जबकि त्रिपुरा की खुद की आबादी उस वक्त सिर्फ 15 लाख थी। यानी लगभग हर दूसरा तीसरा व्यक्ति शरणार्थी था। ऐसे में भी जो त्रिपुरा के लोग थे उन्होंने अपने रिसोर्सेज इन रेफ्यूजीज के साथ बांटे और इंसानियत की एक अलग मिसाल पेश की। ये एक मिसाल तो थी, लेकिन इससे इस छोटे से स्टेट के रिसोर्सेज पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लगा। अब यही वो दौर था जिसने त्रिपुरा के सामाजिक संतुलन को बहुत गहराई से प्रभावित किया। आज त्रिपुरा मल्टीलिंगुअल और मल्टीकल्चरल यानी कई भाषाओं और अलग अलग कल्चर्स का राज्य है। कोकबोरोक और बांग्ला दोनों यहाँ की भाषाएं और पहचान है। यहाँ के आदिवासियों के अधिकारों, ज़मीन या कल्चरल आइडेंटिटी से जुड़े हुए मुद्दों ने, आंदोलनों ने यहाँ की राजनीति को आकार दिया। त्रिपुरा का क्षेत्र कई जनजातियों का घर है और इन सब की अपनी अलग भाषा, रीति रिवाज, परिधान, लोकगीत और डांस फॉर्म्स हैं। ऊनाकोटी, पिलाक, देवतामुरा जैसी साइट्स यहाँ के आर्ट और संस्कृति के मिलन को दिखाते हैं। त्रिपुरा लगभग तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है।
केवल एक और भारत के दूसरे राज्यों के साथ सीमाएं हैं। इस वजह से पॉलिसी, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड और सोशल रिलेशंस पर प्रभाव पड़ा है। पहाड़ी, घाटियाँ, जंगल, नदियाँ, ये नेचुरल फॉर्मेशंस पॉलिटिक्स, डिफेंस और कल्चरल कॉन्टेक्ट्स को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कुछ क्षेत्रों को बाहरी अटैक से बचने में यहाँ के जंगलों और पहाड़ियों ने मदद की है। यहाँ की इकॉनमी आमतौर पर एग्रीकल्चर, जंगलों, हैंडीक्राफ्ट्स और बुनाई पर आधारित रही। अंग्रेज़ों और बाद में भारत सरकार की नीतियों ने विकास के अवसर तो बढ़ाए, लेकिन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, रोड, रेल, एयर रूट्स और लिमिटेड इंडस्ट्री यहाँ पे चैलेंज बने रहे। त्रिपुरा की लंबी सीमा बांग्लादेश से जुड़ी है और मुहुरी रिवर का विवाद वर्षों से चला आ रहा है। खासकर साउथ त्रिपुरा के लोग पिछले कई सालों से मुहुरी रिवर को लेकर चिंतित हैं। दरअसल बांग्लादेश अपनी तरफ एम्बैंकमेंट्स यानी तटबंध बना रहा है। अब उससे खतरा या डर ये है कि वहाँ का पानी इंडिया में ओवरफ्लो कर सकता है। अब उससे यहाँ का जो साउथ त्रिपुरा है वहाँ के लोगों को डर ये है कि वहाँ के पानी के यहाँ आने से यहाँ के जो गांव हैं, ज़मीन है, उनके घर हैं, वो बाढ़ में डूब सकते हैं। उनका ये कहना है कि ये ज़मीन उनकी पहचान है, अगर ये डूब गई, उनके घर डूब गए, तो वो कहाँ जाएंगे। और असल में उनका ये डर उनके बच्चों और उनके भविष्य को लेके जो उनके मन में एक डर है उसको दिखाता है। दशकों से बांग्लादेश की सीमा पार कर अवैध रूप से लोग त्रिपुरा में आते रहे हैं। इससे यहाँ की पॉपुलेशन, रोजगार और कल्चर पर दबाव बढ़ा है। साथ ही डेमोग्राफी या जनसंख्या के ऊपर भी असर पड़ा है। त्रिपुरा के आम आदमी का शायद ये सोचना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या उन्हें अपनी ज़मीन, अपनी रोज़ी रोटी और अपने कल्चर को लेकर हमेशा इसी तरह डर में जीना पड़ेगा। हालांकि त्रिपुरा के सीएम ने अभी लास्ट मंथ ही ये कहा कि उनकी सरकार ने 3,500 से ज़्यादा अवैध रूप से आने वाले लोगों को पकड़ा है, और सिर्फ पकड़ा ही नहीं है बल्कि उनको वापस भी उनके देश भेजा है, जो कि एक अच्छी खबर है, एक नई आशा है। आज मैत्री सेतु जैसे प्रोजेक्ट्स एक आशा जगाते हैं कि त्रिपुरा पूरी दुनिया से अपने सामान के जरिए जुड़ जाएगा। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक रुकावटें लोगों की उम्मीदें कम कर देती हैं। व्यापारियों का कहना है कि अगर ये पुल सही से काम करता है तो वो एशिया से और दुनिया से जुड़ जाएंगे और उनका जो सामान है वो सारी दुनिया में जाएगा। त्रिपुरा में पॉलिटिकल पार्टीज़ के और जो बाकी अलग अलग मूवमेंट्स हैं उनका भी रोल रहा, चाहे वो लैंड रिफॉर्म का हो, आदिवासियों के अधिकार के बारे में बात हो, कल्चर की बात हो, एडीसी हो। लेकिन इन सारे मुद्दों के बावजूद एजुकेशन में, लिटरेसी में और हेल्थ में त्रिपुरा काफ़ी आगे बढ़ा, शायद बहुत से दूसरे राज्यों से ज़्यादा। खासकर जब हम लिटरेसी की बात करते हैं तो भारत के टॉप 10 स्टेट्स में त्रिपुरा का नाम आता है, वो भी 5वें या 6ठे नंबर पर, जो कि बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। सारे स्ट्रगल्स के बावजूद त्रिपुरा ने हमेशा अपनी सांस्कृतिक पहचान को संभाल रखा है। त्रिपुरी फोक डांस, बांस से बने हैंडीक्राफ्ट्स और त्योहार, ये सब आज भी अपनी खासियत के लिए जाने जाते हैं। त्रिपुर सुंदरी मंदिर हो या ऊनाकोटी के आर्टिफैक्ट्स, सब इस बात का प्रमाण है कि ये राज्य हिस्ट्री और आर्ट्स का खजाना है। त्रिपुरा सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, ये एक जिंदा कहानी है। यहाँ राजाओं का वैभव भी है और साथ साथ आम लोगों के स्ट्रगल्स भी हैं। जब हम त्रिपुरा की बात करते हैं तो हमें ऊनाकोटी की मूर्तियाँ और महल याद आते हैं, लेकिन साथ ही उन किसानों का डर भी समझना चाहिए जो बाढ़ से डरते हैं अपनी ज़मीनों के लिए। हमें उन युवाओं की उम्मीद के बारे में भी सोचना चाहिए जो विकास के बारे में सोचते हैं। त्रिपुरा सिर्फ एक बॉर्डर स्टेट नहीं है, ये भारत की आत्मा का हिस्सा है, जहाँ कल्चर, स्ट्रगल और साथ रहने की टॉलरेंस एक साथ मिलती है। लेकिन आज शायद त्रिपुरा के लोग ये महसूस करते हैं कि उनकी आवाज़ अनसुनी रह जाती है। कमेंट सेक्शन में मैंने देखा है कि बहुत सारे मेरे त्रिपुरा के भाई ये कमेंट करते हैं कि आप त्रिपुरा के बारे में बात करो, वहाँ के इतिहास के बारे में बात करो, वहाँ के स्ट्रगल्स के बारे में बात करो। हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक स्टेट के मुद्दे नहीं हैं, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसे पूरे देश को सुनना चाहिए। उम्मीद है त्रिपुरा के इतिहास का ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, खासकर मेरे त्रिपुरा में रहने वाले भाइयों को। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद।